गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईदुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल सामान्य परिचय से। क्षेत्रफल। भारत के बारे में सही कथन है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत आकार में विश्व का कौन सा देश है? तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है 17.5% है। यह जनगणना 2011 के अनुसार है। भारत में गांवों की संख्या कितनी है? तो यह लगभग 6,40,930 है। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है। चलिए अब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं भारत का। तो भारत विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और मुख्य भूमि का विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली रेखाएं कौन सी है? तो यह है कर्क रेखा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरता है? तो यह राजस्थान से भी गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वह है जैसलमेर। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत एवं कर्क रेखा देखते हैं। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये राज्य देख लेते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट में है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन है? तो यह है गांधीनगर, जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। नेक्स्ट है, इनमें से कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर है? तो यह है कोलकाता। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन है? तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन है? तो वह है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। निम्न में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो यह दिल्ली में होती है। इन शहरों में से कर्क रेखा के सबसे निकट शहर कौन सा है? तो यह है जबलपुर। ठीक है, अब देखते हैं मानक समय। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर होगी वो कौन सी होगी? तो यह 172 डिग्री 30 मिनट पूरब की ओर होगी। नेक्स्ट है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? तो यह 2 घंटे का अंतर होगा। सत्य कथन है, देखते हैं। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, सही है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर कौन है? तो यह है रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो यह 10:38 होगा पूर्वाह्न। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो यह 2:30 होगा। नेक्स्ट है, इनमें से भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है तो वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है, तो यह प्रयागराज से गुजरती है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना का अंतर पाया जाता है? तो यह 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। इनमें से दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन है? तो वह है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा?
तो ये 7 बजे प्रातः होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में दूरस्थ बिंदु को। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कहाँ है, तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, गौर माता गुजरात में है। तो सबसे पश्चिम का जो बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, ठीक है, गुजरात में। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर कन्याकुमारी में मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। अब देखते हैं सीमावर्ती देश। सत्य कथन है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, इन राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो यह है मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं, देखते हैं। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये सभी राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमाएं से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से वह राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो यह मेघालय है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, तो यह असम की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यह है पाकिस्तान से देखते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात है। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं, तो यह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, तो यह बांग्लादेश की है। इनमें से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन है, तो यह है नागालैंड। जबकि असम, मेघालय और मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा, तो यह रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ ये निर्धारित करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाले रेखा कौन सी है, तो यह है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है, के द्वारा अलग होता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो यह है सिक्किम, जो इन तीनों देशों से मिलता है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा, बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो यह है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, तो किधर की ओर सरका है, तो यह उत्तर की ओर सरका है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहते हैं, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत विभाजित है कितने प्रदेशों में, तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, तो यह तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, तो इससे देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये सभी भौगोलिक प्रभाव पड़ता अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो। नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। जो मेघालय पठार है वो दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समविनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, तो भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। सही सुमेलन देखते हैं, दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन काल में बना। पश्चिमी घाट
उत्तर नूतन से संबंधित है। अरावली प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है अत्यंत नूतन से संबंधित है। नेक्स्ट है केरल का कुटानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है और FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है। इनमें से बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो यह है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है इनमें से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है, तो वह है सिंधु का क्षेत्र मरुस्थल है। नेक्स्ट पे आते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखते हैं। कथन कारण है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। ये सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये दोनों ही कथन स्वतंत्र रूप से सही है और कारण जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कथन जो है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। कारण क्या है? हिमालय नदियों का उद्गम जो होता है, उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, इसलिए ये सतत वाहिनी है। तो ये कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह है बृहद हिमालय श्रेणी जो प्राचीनतम है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो यह भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो यह है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? तो यह सेनोजोइक युग में हुआ है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई कितनी है? तो यह 900 से 1100 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो यह गिरिपद इसकी स्थिति का उदाहरण है। इनमें से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है, तो यह उत्तर प्रदेश है जो हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है। नेक्स्ट है हिमालय के तरुण वलित पर्वत जिसे नवीन मोरदार पर्वत कहते हैं, ये साक्ष्य क्या कहे जाते हैं? तो ये है इसके साक्ष्य हैं गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सब नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर का मानचित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट यहाँ कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पंजाल है। तो ये कराकोरम श्रेणी है और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है ये, और थर्ड है जास्कर और फोर्थ है पीर पंजाल। तो ये सब श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो इस शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले दक्षिण से उत्तर की क्रम देखना है, तो पहले शिवालिक है, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है। नेक्स्ट है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो यह है गोंडवाना। नेक्स्ट है उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? तो यह दक्षिण से उत्तर बढ़ते हुए देखना है। तो सबसे पहले धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। नेक्स्ट पे आते हैं हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय से में पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है पर्वत शिखरों का क्रम। तो पूर्व से पश्चिम देखना है, तो सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान जो होता है वो पश्चिमी हिमालय से कम होता है। ठीक है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो कौन कौन से कारण हैं? वो हैं तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनउपजाऊ होना। तो मिट्टी का अनउपजाऊ होना, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव ये कारण हैं जिससे वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है पटकाई श्रेणियाँ। हिमालय की पटकाई श्रेणियाँ सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इनमें से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो यह त्रिपुरा है जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, जबकि
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। नेक्स्ट पे आते हैं, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी स्थित है, तो यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। अक्साई चीन का भाग है, यह लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन है? तो यह है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, हिमाचल पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह है हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी सबसे न्यूनतम है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका सुंदर उदाहरण है? तो यह सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन देखते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बा हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये सही कथन है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली है। इन राज्यों में से अरावली पर श्रेणियाँ कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणियों की जो अनुमानित आयु है वह कितना है? तो वह 600 से 570 मिलियन वर्ष है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण ये अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी अनाईमुड़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सी श्रेणी है स्थित? तो यह सतपुरा श्रेणी है जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम बताना है। तो उत्तर की ओर से आ रहे हैं और दक्षिण की ओर, तो देखते हैं। तो ये है सबसे पहले नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर जवादी की पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ और फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। सबसे नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी स्थित है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। तो इस पर्वत का क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखे हैं रमन सागर पर्वत, जो मुंबई से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, तो यह है अजंता पर्वत श्रेणी जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो यह सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में सह्याद्री कहलाता है। अब देखते हैं पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम। तो सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ हैं, फिर कैमूर पहाड़ियाँ हैं, फिर नागा पहाड़ियाँ हैं और फिर पीर पंजाल पहाड़ी है। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन सी है? तो वह केरल व तमिलनाडु है। तो कार्डमम की जो पहाड़ी है केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नेक्स्ट है, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। इनमें से जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो वह है मांडो पहाड़ी। मांडो पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है, सही सुमेलित देखते हैं पहाड़ियाँ और क्षेत्र। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है महादेव पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो यह 1365 लगभग 1365 मीटर है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलित करना है पहाड़ियाँ और राज्य। गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोलाई मलाई तमिलनाडु में है, डालमा झारखंड में है।
इनमें से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह कार्डमम है। तो कार्डमम पर्वत श्रेणी है भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। ये पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। अब नेक्स्ट पे आते हैं पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो यह बछेंद्री पाल थी, जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह जुंको तेबई थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही जो थी वो संतोष यादव थी। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव ही थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अरावली का उच्चतम शिखर कौन है? यह गुरु शिखर है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम बताना है। तो पूर्व में सबसे है नमचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो यह है गोसाईथान। गोसाईथान भारत में नहीं स्थित है, जबकि कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल ये भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सही सुमेलित है। माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, पालनी पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है? यह सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। इनमें से वह चोटी जो भारत में नहीं स्थित है, तो यह है गुरला मंदाता एवं नामचा बरवा, जो भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, घाटियाँ। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो कौन सी है? तो वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल। नीलांग घाटी किससे स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब सही सुमेलित है, देखते हैं। सूची 1 है घाटी और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो मरखा घाटी कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न कथन सही है। मौन घाटी जो साइलेंट वैली के नाम से जानी जाती है, मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कटाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती हैं। ठीक है। पश्चिम घाट के संबंध में सही कथन है, यह एक भ्रंशोद पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। ठीक है। इनमें से मध्य प्रदेश की वह घाटी जो भ्रंश घाटी नहीं है, तो वह है चंबल घाटी, भ्रंश घाटी नहीं है। जबकि सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट पे आते हैं, दर्रे। सेला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। पाल घाट कहाँ स्थित है? यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लेह जाने का रास्ता क्या है? जोजिला दर्रे से लेह जाते हैं, जोजिला दर्रे से लेह जाते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः नाथुला दर्रा को खोला गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, सही सुमेलन है। चलिए देखते हैं, पहाड़ी दर्रा और राज्य। माना उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। वनिहाल जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नीति उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है। पर्वतीय दर्रा और राज्य है। तो देखते हैं, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। मुलिंगला उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम देखते हैं। सिप किला सबसे पहले आएगा पश्चिम में, फिर लिपू लेक, फिर नाथुला, फिर बोमडिला। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से वह दर्रा
जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो यह है नाथुला, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,450 फीट पर यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा है तो यह 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो यह सियाचिन है, जो सबसे बड़ा हिमनद है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है तो यह है मिलाम हिमनद। नेक्स्ट पे आते हैं पठार। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। किस युग में हुआ है? ये क्रिटेशियस युग में हुआ है। मेघालय का पठार किसका भाग है? यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं तो यह पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। ये खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार कहाँ एक अग्र गंभीर भाग है? तो छोटा नागपुर पठार जो है एक अग्र गंभीर पठार है। चलिए देखते हैं मानचित्र में ये जो दिया हुआ है पठार। ए जो है रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, बी जो है छत्तीसगढ़ मैदान है, और सी जो है छोटा नागपुर का पठार है, और डी जो है वर्षा छाया क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ए है वो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, बी जो है छत्तीसगढ़ मैदान है, और सी जो है छोटा नागपुर पठार है, और डी जो है वर्षा छाया क्षेत्र है। नेक्स्ट पे आते हैं इन पठारों में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है तो यह है मालवा का पठार, जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है तो यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य भारत में स्थित है, मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। इनमें से वह जो मेघालय पठार का अंश नहीं है तो यह है भुवन पहाड़ियाँ, जो मेघालय पठार का अंश नहीं है, जबकि गारो खासी जयंतिया ये मेघालय पठार का अंश है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है तो यह उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं तटीय भाग। भारत की तटरेखा देखते हैं। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है तो यह लगभग 7516.6 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट कौन सा है तो यह है गुजरात राज्य का सबसे अधिक लंबा समुद्री तट। भारत में तट रेखा से लगे कौन से राज्य हैं, कितने तो यह 9 राज्य हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था तो यह हिंद महासागर का सूचक था। तो रत्नाकर हिंद महासागर को कहा जाता था। अब नेक्स्ट पश्चिमी तट पे आते हैं। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा और सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम देखना है। तो पहले जंजीरा होगा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर, फिर नागरकोइल। नेक्स्ट है आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। यह युक्ति किस स्थान का वर्णन कर रहा है तो यह तमिलनाडु तट का वर्णन कर रहा है। ये सब तमिलनाडु तट पर मिल जाएंगे। नीचे जो मानचित्र दिया हुआ है भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग किसका घोत करते हैं तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का घोषित करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा शहर अवस्थित है तो यह है जंजीरा और उडुपी। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, देखते हैं सागर पुलिन और राज्य। दीघा कहाँ स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है तो यह कोरोमंडल तट है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमरिन के मध्य कौन सा स्थित है तो यह कोरोमंडल तट स्थित है। केप कॉमरिन के नाम से किसे जाना जाता है तो यह कन्याकुमारी को जाना जाता है। द्वीप समूह में आते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सरोज शिखर पल्यान शिखर जिसे सैंडल पिक कहते हैं कहाँ स्थित है तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में
स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? यह 222 है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान एवं निकोबार को। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है तो वह कौन सा है? तो यह है कोंकण। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है तो यह है बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? यह पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो यह धनुषकोटी से शुरू होता है। सही कथन है, देखते हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अरब सागर के द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। पर भारत का परवाल द्वीप यह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। यह परवाल उत्पत्ति का द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो यह 36 द्वीप हैं। इनमें से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन आता है? तो यह मिनिकॉय द्वीप आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? तो यह रामेश्वरम है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? यह मुंबई है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यह सालसेट है। नेक्स्ट आते हैं, सही सुमेलित है, देखते हैं। द्वीप और उसकी अवस्थिति। यह बेअंत सरोवर यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम द्वीप खंपात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर स्थित है और जो दीव है वो काठियावाड़ तट पर स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? यह कच्छ के रन में स्थित है। सर क्रीक विवाद किसके किसके बीच है? तो यह भारत पाकिस्तान देशों के मध्य है। तो अब हमने देख लिया। अब देखते हैं भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। राज्य देखते हैं। लातूर जिला कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। यह किसका अंग है? यह महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय धरातल है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इसे फूमडी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फूमडी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह कर्नाटक को जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। सुमेलित है, देखते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में है। हुबली कर्नाटक में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सुमेलित है। छत्तीसगढ़ मैदान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार झारखंड में। वृष्टि छाया क्षेत्र महाराष्ट्र में। मालनड कर्नाटक में स्थित है। इनमें से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में कौन अवस्थित है? तो यह है खुर्जा, करनाल और रोहतक। ये सभी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट है, दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो यह है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा लगी है तो 5 राज्यों से लगी है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। क्षेत्रफल के क्रम से अगर देखें भारत के 4 बड़े राज्य तो ये हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर थर्ड पे है महाराष्ट्र और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका चौथा स्थान है। इनमें से क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में इन्हें सही क्रम में सजाना है। तो पहला छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा है, फिर झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। नेक्स्ट है, उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो यह है उत्तराखंड, जो इन राज्यों में सबसे छोटा है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? तो यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्यों में 30% क्षेत्र समाहित है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य
कौन सा है? तो यह है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य देखते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। असम किससे घिरा है? कितने राज्यों से घिरा है? तो असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं मिलती है? तो यह बिहार के साथ नहीं मिलती है। इनमें से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है तो यह है बंगलुरु की। तो बंगलुरु की ऊंचाई जो है माध्य समुद्र तल से ऊंचा है। राजस्थान मरुक्षेत्र के बारे में सही कथन है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। तो यहाँ मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो ये सब राजस्थान के मरुक्षेत्र के बारे में वर्णन था। नेक्स्ट है भारत का एक विशेष राज्य जिसकी विशेषताएं हैं, देखते हैं। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो यह अरुणाचल प्रदेश की विशेषता है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है तो यह है पश्चिम बंगाल, जो 7 बहनों का भाग नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले कहाँ हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश में है। सोनभद्र जिला को स्पर्श करता है 4 राज्य, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करता है। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना राज्य की सीमा कौन बनाता है? तो यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बनाता है। नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो यह है इम्फाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और देखते हैं उनमें से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो यह है बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सही सुमेलन है, देखते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलोंग। नेक्स्ट पे है इनमें से वह राज्य जिसका हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो वह है मध्य प्रदेश। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के जिलों में सीमाबद्ध था तो यह 8 जिलों में था, जिलों से सीमाबद्ध था। नेक्स्ट है इनमें से वह राज्य जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है तो यह है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का वह जिला जो गुजरात एवं राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है तो यह है झाबुआ जिला। नेक्स्ट पे आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यह 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है यह दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किन किन राज्यों में? यह तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में विभाजित पाया जाता है। इनमें से केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है तो यह है त्रिपुरा। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। दमन और दीव के बीच खंपात की खाड़ी है और इसकी राजधानी, इसको अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है दमन राजधानी है तो यह दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव सबकी राजधानी। नेक्स्ट है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। दादर और नागर हवेली और दमन दीव को जोड़ दिया गया है, सभी जान रहे हैं आप लोग। पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, ये सभी केंद्र शासित। नेक्स्ट पे आते हैं और दमन जो है, दमन राजधानी दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रजातियां और जनजातियां, देखते हैं। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये किसके बारे में है? यह मंगोलाइड जनों से संबंधित है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है तो यह मंगोलाइड प्रजाति पाए जाते हैं। प्रोटो एस्ट्रेलाइड
प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति कौन है? तो यह है संथाल। भारत में जो एकमात्र मानव कभी पाया जाता है वह है असम का श्वेतबल गिब्बन। ठीक है। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है हरियाणा एवं पंजाब। अब देखते हैं जनजाति और उसके मूल राज्य। थारू उत्तराखंड में, भोटिया सिक्किम में है, मुंडा झारखंड में है, कोल महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, तो वह है थारू जनजाति। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में है। चलिए जनजाति और राज्य सुमेलित करते हैं। लिम्बू सिक्किम की जनजाति है, कार्बी असम की जनजाति है, डोंगरिया कोंद जो है उड़ीसा की जनजाति है और बोंडा जो है उड़ीसा की जनजाति है। अब देखते हैं इनमें से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन है? तो यह है गद्दी। नेक्स्ट है गद्दी लोग निवासी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। संथाल कहाँ के निवासी हैं? तो यह पूर्वी भारत के निवासी हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं, ये भूटिया किया करते हैं। भूटिया जो है ऋतु प्रवेश किया करते हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं? ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय, असम एवं मिजोरम में पाई जाती है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो यह मेघालय, असम एवं मिजोरम में पाई जाती है। इनमें से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? तो यह है चेंचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है यह भील जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। टोडा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। इनमें से एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है तो वह है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? ये थारू है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं इसीलिए। नेक्स्ट है सुमेलन करना है। भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जनजाति हैं। खासी मेघालय के, संथाल झारखंड के, टोडा जो है तमिलनाडु के जनजाति हैं। नेक्स्ट है सुमेलित है। बिहू जो पर्व होता है असम का, ओणम केरल का, पोंगल तमिलनाडु का और बैसाखी जो होता है वह पंजाब का होता है। नेक्स्ट है राज्य और उसकी मुख्य भाषा देखते हैं। गोवा की मुख्य भाषा क्या है? कोंकणी, मेघालय की खासी और सिक्किम की लेप्चा। सुमेलित है देखते हैं नागालैंड, अंगामी जो जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। आपातानी यह अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया यह उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं भील जनजाति। बहुपतित्व की प्रथा कहाँ मानी जाती है? तो यह जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में मानी जाती है बहुपतित्व की प्रथा। नेक्स्ट है जनजाति और उसके निवास स्थल देखते हैं। भील राजस्थान में, संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं जनजाति और क्षेत्र। बिरहोर जो होते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। भूटिया यह सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंटिनेलीज यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है टोडा जो है तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में जनजातियाँ पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो यह राजस्थान के निवासी हैं। नेक्स्ट है जनजाति और निवास स्थान। जौनसारी उत्तराखंड में, भील जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? तो यह सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास इनके निर्धारण का आधार है। पहाड़ी कोरबा जसपुर से संबंधित है, बैगा मंडला से, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा से और सहरिया जो है ग्वालियर से संबंधित जनजातियां हैं। नेक्स्ट है मोपला केरल में है, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु में और मुंडा जो है झारखंड में पाए जाते हैं। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन देखते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यह चांगपा समुदाय के संदर्भ में कथन था। निम्न देखते हैं। बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, कोल जो है जबलपुर में, मुंडा जो है छोटा नागपुर में और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है असम में मीरी जनजाति, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी और आंध्र प्रदेश में लंबाडा जनजाति पाई जाती हैं।
जुलू जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति, मंडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील जनजाति और शिवपुरी में सहरिया जनजाति पाई जाती हैं। लोहासुर को अपना देवता कौन सी जनजाति मानती हैं? तो यह अगरिया जनजाति मानती हैं। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो यह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। जारवा जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा के हैं। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय किस लिए फेमस है? तो यह पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग कौन करता है? तो खासी जनजाति के लोग झूमिंग करते हैं। कुडुक बोली जाती है, उराव जनजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। इनमें से किस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो यह त्रिपुरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाषाएं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर कौन आता है? तो यह है बांग्ला भाषा का। तो हिंदी के बाद बांग्ला बोला जाता है। आष्टिक समूह की भाषा क्या है? तो यह है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन है? तो यह है इंडो आर्यन। नेक्स्ट आते हैं, मानचित्र देखते हैं। तो ये भाषा बोली जाने वाली का कौन कौन भाषा बोली जाती है ये क्षेत्र से देखते हैं। तो जो ये वाला क्षेत्र है ए, ये यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। बी वाले क्षेत्र में अवधी और सी वाले क्षेत्र में भोजपुरी और डी वाले क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह ओडिया भाषा को दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र, अपवाह तंत्र, जिसमें गंगा नदी तंत्र देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बंगाल में गंगा नदी को पुकारा जाता है, यह पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सुंदरवन हो गया। कथन कारण है, देखते हैं, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ए सही है, आर गलत है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। तो गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी गहराई 6000 मीटर तक होती है। सत्य कथन है, देखते हैं, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है और देवप्रयाग जो है अलकनंदा व भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है और रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, सूची है, सुमेलित करते हैं, स्थल और नदियों का संगम। तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है और कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर के संगम पे है और देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। नेक्स्ट है, अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है, तो यह अलकनंदा से संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है वह अलकनंदा से संबंधित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, यह मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो यह है अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? यह गंगा नदी है। भागीरथी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो यह गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान गोमती में है। कथन और कारण देखते हैं, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, तो यह सही है, आर गलत है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यह है रामगंगा। तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि बेतवा, चंबल और केन यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह बंदरपुछ चोटी पर है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यह यमुना से मिलती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है वह है सोन। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, सोन नदी जो है बाएं से नहीं मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो यह है कैमूर की श्रेणी। इनमें से वह जो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, तो इसमें से सोन है जो सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली
नदी है। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न कैसे बनता है, किस कारण बनता है? तो यह भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण बनता है ये यू टर्न। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो वह है ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु नदी। तो ये मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का स्रोत है। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? यह है लोहित और सुबनसिरी। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। मानस नदी का किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है तो यह संगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां कौन सी हैं? तो यह है दिबांग, कामेंग और लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है तो वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियां देख लेते हैं। कथन है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, इसीलिए वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो कथन कारण दोनों ही सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, कथन है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये सही है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और कारण भी इसकी व्याख्या कर रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं, परंतु जो नर्मदा और तापी है वो अरब सागर में गिरती हैं। तो क्यों गिरती हैं? नर्मदा तापी जो नदियां हैं वो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसीलिए वो अरब सागर की ओर चली जाती हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश जिसे रिफ्ट घाटी है में विस्तृत है, इसीलिए नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है वह है विंध्य और सतपुड़ा। तो नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है। नेक्स्ट है कथन कारण है, देखते हैं। ये गलत है, छोड़ देते हैं। नर्मदा एक भ्रंश घाटी से बहती है, ये सही है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो नदियां कौन सी हैं? यह है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इन नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो वह है तापी। इनमें से नर्मदा बेसिन का भाग है तो यह है राजनंद गांव, जो नर्मदा बेसिन का भाग है। अमरकंटक से उद्गम होता है, नर्मदा नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है। नर्मदा नदी क्या है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा नदी है। पश्चिम वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है नर्मदा नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो यह है ताप्ती। नेक्स्ट है, वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो यह है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी जिन राज्यों या संघों क्षेत्र से होकर गुजरती है वो कौन सी है? तो वह है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह कावेरी को कहा जाता है। अब देखते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच है? तो यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है तो यह है गोदावरी और कृष्णा। इनमें से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है तो वह है ताप्ती नदी, जो एस्चुरी बनाती है। इन नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रम बताना है। तो सबसे लंबा है गोदावरी नदी, फिर नर्मदा नदी, फिर महानदी और फिर उसके बाद ताप्ती नदी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो उत्तर दक्षिण देखना है। तो स्वर्ण रेखा पहले है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर वेंगई। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र कैसा है? तो यह है वृक्षनुमा।
सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक से निकलती है। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है वह है महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, यह महानदी है। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव रहता है तो यह है साबरमती और ताप्ती, जिनके घाटों में जल का अभाव रहता है। नेक्स्ट आते हैं वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो यह है अमरकंटक। वह स्थान कौन सा है? अमरकंटक है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो यह है पाम्बार, भवानी और कबानी। ये केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो यह है नर्मदा, फिर ताप्ती और फिर माही। पूर्व से पश्चिम देखना है। नेक्स्ट है इनमें से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो वह है गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी। इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह है इंद्रावती और प्रणहिता। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो यह है गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट पे आते हैं, अन्य नदियों के बारे में देख लेते हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है, यह सतलज नदी है। दूधगंगा कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और भी नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो देखते हैं कोयना, यरला, डीना, वरना, घाटप्रभा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। हगरी किसकी सहायक नदी है? यह तुंगभद्रा की सहायक नदी है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? तो यह शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों के सही क्रम लगाने हैं। तो यह है किशनगंगा पहले उत्तर की ओर, फिर गंगा, फिर बेनगंगा, फिर पेनगंगा। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो यह है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो यह हिमाचल प्रदेश से होने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है, नीचे चित्र में दिया गया है नदियां, देखते हैं। तो फर्स्ट जो है गंडक है, फिर गंगा है, फिर गंगा है, एक मिनट। फर्स्ट जो है गंडक है, फिर गंगा है, फिर गोमती है और फिर घाघरा है। तो ये नदियां हैं। नेक्स्ट है दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सा है? तो यह है एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है, यह हुगली की सहायक नदी है। इनमें से दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है, तो यह है दामोदर नदी। नेक्स्ट है इनमें से भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो वह है दामोदर नदी। भारत में भूमि बंधित नदी कौन है? यह लूनी है। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इन नदियों में से अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो यह है घगर। नेक्स्ट है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है कोसी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह बंगाल की खाड़ी है। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है तो वह है कोसी नदी। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो यह गंडक नदी से आता है। बिहार की वह नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की, आज भी उत्पन्न करती है, तो यह कोसी नदी है। भारत की नदियाँ स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम बताना है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है। तो देखते हैं श्योक पहले है, फिर जास्कर, फिर स्पीति और फिर सतलज। नेक्स्ट है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो यह मयूराक्षी नदी पर आयोजित किया जाता है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो राज्यों और नदियों के नाम क्या हैं? तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और नदियां हैं केन एवं बेतवा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो यह किस नदी पर है? यह बेतवा नदी पर है। कथन कारण देखते हैं, ये गलत है, छोड़ देते हैं। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, ये सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है?
यह बिहार में स्थित है। इनमें से वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो यह है सतलज, जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, जबकि ब्यास, रावी, चिनाब एक मिनट। नेक्स्ट है कपिली, जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है तो यह है ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्र। अब सही सुमेलन है, देखते हैं नदी और सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती है तो यह है बेतवा नदी, जो चंबल में नहीं मिलती है, जबकि छिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी जो होती है नदी जो है वो बेतवा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है वह नदी जो अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, यह दामोदर नदी है। नेक्स्ट है वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है तो वह है लूनी नदी। मोरीबंद डेल्टा उपभाग है, बंगाल डेल्टा का उपभाग है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है, यह चंबल है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है तो यह असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है तो यह माही नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, यह झेलम की सहायक नदी है। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह कौन सी है, वह है बिहार झील। इनमें से वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है तो वह है सोन। नेक्स्ट है इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो वह है गंगा नदी। आते हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नदियों के किनारे स्थित नगर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो यह है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। लेह कहाँ अवस्थित है, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। लुधियाना कहाँ अवस्थित है, यह सतलज नदी के दाएं तट पर स्थित है। हैदराबाद अवस्थित है, मूसी नदी पर अवस्थित है। भुवनेश्वर कहाँ अवस्थित नहीं है, यह महानदी के तट पर नहीं अवस्थित है। सुमेलित है नगर और समीपवर्ती नदी। बैतूल नगर जो है ताप्ती के समीपवर्ती है। जगदलपुर इंद्रावती के, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी के और नासिक जो है गोदावरी नदी के। उज्जैन जो है छिप्रा नदी के समीपवर्ती स्थित नगर है। नेक्स्ट है गोविंद घाट कहाँ अवस्थित है, यह अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आते हैं प्रपात और झीलें, देखते हैं। हुंडा प्रपात कहाँ है, यह स्वर्ण रेखा पर स्थित है। जलप्रपात और नदी देखते हैं। कपिल धारा प्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है तो यह चित्रकूट प्रपात है। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है, यह दूध सागर जलप्रपात है। भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात यह धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट है विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो यह है नोहका लिकई जो मेघालय में स्थित है। कूची कुल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है तो यह 455 मीटर है। वेबनाड झील केरल में है। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो कृत्रिम झील है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह उत्तरी सरकार तट है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है तो यह पुलिकट है। फुलर झील जो है उत्तर प्रदेश पीलीभीत में स्थित है। झील और अवस्थिति देखते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। डल कश्मीर में है। पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। असम में अवस्थित झील कौन सा है तो यह चपनाला है। रहस्यमय झील किसे कहा जाता है तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अचार झील जो श्रीनगर में स्थित है। झील और अवस्थिति देखते हैं। अष्टामुडी झील केरल में स्थित है। पुलिकट तमिलनाडु में। रूपकुंड उत्तराखंड में। सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की झील है। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कयाल क्या है, केरल के लैगून को कयाल कहते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम देखें तो यह है लेक मंजला, लेक टिम्सा और ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक, ये सही क्रम है।
चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में जलवायु चैप्टर से मिलते हैं। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।